सर देखा जा रहा है कि परिसमन को लेकर जम्मू को 6 सीटें और कश्मीर को 1। तो एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये भाजपा का एजेंडा है, जो जिस तरह से परिसमन लाया गया है। देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से तमाम जनता से और ख़ासकर दलित और ओबीसी समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ माननीय हमारे डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन साहब और उनकी टीम जम्मू में आई, तो हमने जो मेमोरेंडम हमें कॉल किया गया था, तो हमने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें हमने अपने लोगों की बड़े अच्छे ढंग से अपनी डिमांड प्रोजेक्ट की थी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूज़ीज़ यहाँ आए हैं, फिर पंजाब या बाकी रियासतों से जो लोग जहाँ आकर के बसे हैं, तो हमारी पॉपुलेशन जो है 8% से बढ़कर कोई नियर अबाउट 15% पॉपुलेशन जो है वो आंकी जा रही है इस वक्त। लेकिन डिलिमिटेड कमीशन के जो मेंबर थे उन्होंने 2011 के जो आंकड़े हैं उनके बेस पर हमें वही 7 सीटें ही रखी हैं, जबकि हमने डिमांड की थी कि 9 सीटें हमें शेड्यूल्ड कास्ट को और पार्लियामेंट में 1 सीट कम से कम ओबीसी समाज और शेड्यूल्ड कास्ट समाज को मिलनी चाहिए, ताकि हमारे जो मसले हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कतें हैं, उनको सबसे बड़ी पंचायत जो पार्लियामेंट है वहाँ हम लोग प्रोजेक्ट कर सकें। क्योंकि हमारे स्टेट में रहते हुए और अब यूटी बनने से तो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और ओबीसी के साथ बहुत बड़ा धक्का हो रहा है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये 370 तोड़ करके और 35A को तोड़ करके, जब इन्होंने वायदे तो बड़े किए थे, बीएसपी ने इनको समर्थन भी दिया था हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहिबा ने, लेकिन ये अपने वायदे पर पूरे नहीं उतरे और इन्होंने खिलाफ वर्जी करके जहाँ गरीब लोगों को जो फ़ायदा हो सकता था वो बिल्कुल वो कोई कानून लागू नहीं किया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएं ताकि लोगों को मौका मिले अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन ना ही इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट की कोई सीट बढ़ाई है। हालांकि एरिया के हिसाब से भी देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट हर एरिया में वहाँ बसता है, हर एरिया में वो पाए जाते हैं, लेकिन इन डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरह काम किया है इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी का कमीशन था, ना कि डिलिमिटेशन कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड माननीय जज के माध्यम से कमीशन था। तो ये बाकी पार्टियों ने भी इसको ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया है। हम भी इसे सही मायने में मानते नहीं, क्योंकि ये एंटी दलित रिपोर्ट है। ये जो इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल रखा है, मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, होम मिनिस्ट्री से भी, कि इसमें तरमीम करके शेड्यूल्ड कास्ट की 1-2 सीट बढ़ाई जाए और ओबीसी को 1 सीट यहाँ पार्लियामेंट हमारी असेंबली में और 1 सीट पार्लियामेंट में देने का जो प्रावधान करें, क्योंकि उससे हमारे मसले जो हैं वो दिल्ली जो हमारी बड़ी पंचायत है वहाँ हम प्रोजेक्ट कर देखा जा रहा था कि बैठक में फारूक साहब भी बैठे थे, इस बैठक में वो भी शामिल थे। लेकिन अगर बात उमर अब्दुल्ला साहब की जाए तो उन्होंने इसको इस एजेंडे को नकारा है, इस परिसमन जो प्रस्तावित मसौदा इसको नकारा है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का तैयार किया हुआ एक एजेंडा है। नहीं, फारूक साहब मीटिंग में ज़रूर गए, लेकिन आप फारूक साहब की या बाकी नेता जो गए थे, कश्मीरी बेस्ड लीडर जो थे, सवाए बीजेपी के छोड़ करके, यहाँ तक अल्ताफ़ बुखारी जिसको कहते थे कि ये बीजेपी बी है, वो भी उन्होंने भी इसको सिरे से नकारा है कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा ये सरासर लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है और गलत ढंग से ये प्रोजेक्ट। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बैठक में कहीं ना पीडीपी नेता भी शामिल नहीं हुए हैं। नहीं, वो तो उन्होंने पहले से ही कहा है, वो पहले से ही ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि ये बीजेपी का सिर्फ आई बाश है। लोगों की नज़रों में ये कोई लोगों की हालत को देख करके या लोगों के जो समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रख के नहीं, बल्कि बीजेपी वाले जैसे भी ये करेंगे। अब जैसे
इन्होंने यहाँ कठुआ में, सांबा में, फिर उधमपुर, फिर उधर रियासी, यहाँ डोडा में एक एक सीट बढ़ाई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने वहाँ भी इंसाफ किया होगा। वहाँ भी जैसे बीजेपी वालों ने कहा होगा कि इस तरह से चीर फाड़ करो, क्योंकि ये बीजेपी वालों का एजेंडा सिर्फ एक है कि इन लोगों को फाड़ करके, इनकी डिवीज़न करके, जाति तौर पर, मजहबी तौर पर चीर फाड़ करके उसके मुताबिक राज किया जाए। तो उस पर हमें एक बात के लिए कि जो इन्होंने एसटी बरादरी को 9 सीटें अलाट की हैं, उसके लिए हम जो हमारा कमीशन है, हम कहते हैं कि अच्छा काम किया। लेकिन बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड समाज के लोगों की डिमांड्स थी वो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी है। तो हम इस जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल है उसको नकारते हुए रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें तरमीम करके शेड्यूल्ड कास्ट को 9 सीटें और ओबीसी को 1 सीट यहाँ, और पार्लियामेंट में 1 सीट ओबीसी को, 1 शेड्यूल्ड कास्ट को सीट अलाट की जाए। जय भीम, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज्वलंत और इम्पॉर्टेंट मसला है जी जो आप आज डिस्कस करने जा रहे हो। ये हमारा ड्यूटी बनने के बाद पहला है। इसके पहले हमारी स्टेट के हुआ करते थे। उससे पहले हमारी सिर्फ स्टेट के थे, मतलब कि हमारा इलेक्शन कमीशन भी अपना आता था, हमारा जो ये डिलिमिटेशन कमीशन था ये भी अपना था। लेकिन 67 के बाद ये बदला, इलेक्शन कमीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास चला गया, और फिर ये डिलिमिटेशन भी चला गया। तो ये 77 के बाद 93 में हुआ था, और 93 के बाद 2002 में इसे हमने डेफर कर दिया था 26 तक, कि जब 2021 की सेंसिस होगी तो 26 में दोबारा 24 में जो बैठेगा डिलिमिटेशन, और 26 की इलेक्शन में जाकर हम इसे दोबारा अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती समझो या बदकिस्मती समझो कि रियासत का स्टेटस चला गया, हम ड्यूटी में आ गए। 5 अगस्त 2019 के बाद सभी पावरें, हमारी लेजिस्लेचर की पावरें जो सेंटर ले गया, और उन्होंने अपनी मर्जी से बिना किसी जहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की सहमति के बगैर ये डिलिमिटेशन खड़ा कर दिया। और डिलिमिटेशन में जो साथी जो लोग रखे गए वो भी उन्होंने बाहर के ही रखे, और वो चीफ भी जो है वो जज रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी हैं। तो उससे ये कहो कि हमारी कोई सुनवाई से हुआ है, क्योंकि इस कमीशन में एसोसिएट मेंबर होते हैं जो जहाँ के नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो एमएलए हों चाहे एमपी हों। लेकिन अपनी पार्टी के उन्होंने कहीं बात कर ली हो तो कर ली हो, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी पीडीपी या एनसी, उनसे तो उन्होंने बाइकाट करके रखा था पहले। लेकिन कल सुना है 20 तारीख को जब मीटिंग बुलाई गई तो उन्होंने अपोजिशन को एसोसिएट मेंबर बुलाया था, और सुनने में आया है कि फारूक अब्दुल्ला भी उसमें, और मसूदी साहब भी, और अकबर लोन भी उसमें शामिल हुए हैं। हालांकि राज्यसभा का मेंबर भी जाना चाहिए था, चाहे वो पीडीपी का था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अनाउंसमेंट भी हो गई शाम को, हमें पता चला कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट फॉर इंफॉर्मेशन होती है ड्राफ्ट वो दे दी है, और उसमें 10 दिन उन्होंने रख दिए कि अपनी आपत्तियाँ सुजेशनें वगैरह दी जाएँ। तो हम जिसमें ये समझते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन किया 90 सीटों का इन्होंने किया है, तो पहले तो ये हमें अभी तक भी पता नहीं है, अभी आज की डेट तक ये पता नहीं है कि ये यूटी की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली बनेगी या स्टेट की असम्बली बनेगी। अगर तो स्टेट की असम्बली बननी होती तो पहले स्टेट इन्होंने डिक्लेयर करनी चाहिए थी, फिर स्टेट के लेजिस्लेचर बनने चाहिए और स्टेट के एमएलए बनने चाहिए। अब यूटी के बनने हैं तो यूटी की अभी तक तो हमें यूटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और एमएलओ की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अब इस वक्त एक उलझन तो ये है, ये क्लियर करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ने कि ये यूटी की कॉन्स्टिट्यूंसी है या स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें स्टेट हुड दी है, देनी है या नहीं देनी है। और अगर ये स्टेट ही है की कॉन्स्टिट्यूंसी हैं तो स्टेट में फिर इन्होंने स्टेट में सभी पार्टियों की सहमति लेनी चाहिए थी। लेकिन सर एक चीज़ देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपने बताया कि इस जो कल बैठक हुई है, दिल्ली में हुई है बैठक, उसमें फारूक साहब भी मौजूद थे। हालांकि पीडीपी के राज्यसभा मेंबर थे, उनको नहीं उनमें शामिल किया गया। यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि इस पूरे सिस्टम को लेकर बायकॉट करते नजर आ रहे हैं अमरुद्दौला साहब।
उनका कहना है कि परिसमन का प्रस्ताव जो मौजूदा स्वीकार नहीं है, जिससे सीटें जो जम्मू और एक सीट कश्मीर को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने भाजपा के एजेंडे के अनुसार ड्राफ्ट तय किया है। बिल्कुल, जे हमें एज ए स्टेट, मैं सिटीजन होने के नाते, सिटीजन ऑफ स्टेट जम्मू कश्मीर, तो मैं ये साफ कहूँगा कि हमारी रियासत में इस बात से या इस समय हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दो दुश्मन को इकट्ठा किया रखा है। जी, दो दुश्मन जो आपस में ना मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना बैठते हैं, ना बातचीत होती है, और उनसे अलग अलग डील करते हैं। यूनियन मिनिस्टर कश्मीर में आते हैं तो अलग डील करते हैं, जम्मू में आते हैं तो अलग डील करते हैं। अगर कमीशन कोई जम्मू बैठता है तो वो जम्मू में अलग बैठता है और डील करता है, कश्मीर में अलग डील करता है। कहीं भी जम्मू कश्मीर की कट्ठी पार्टी, कट्ठी लोगों की मीटिंग, कट्ठी लोगों की बैठक, कट्ठी रिप्रेजेंटेटिव बैठाकर आज तक कोई मीटिंग 5 अगस्त 2019 के बाद नहीं हुई है। तो अब हमें ये पता चलता है कि क्या वो लोग खुश हैं या ये लोग खुश हैं। ये ऐसा है क्यों? ये ठीक है, ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जब भी नए ऑर्डर्स या नई चीज़ें बनती हैं तो उसमें कुछ लोगों को एतराज़ात पैदा होते हैं। लेकिन अगर 20% तक एतराज़ात हों तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है या एतराज़ात कहा जाता है। लेकिन जब 80% या 70% आबादी कहे कि ये अच्छा नहीं है तो फिर इसका मतलब वो नाइंसाफ़ी पर आधारित फैसला है। ये फैसला इंसाफ पर आधारित नहीं है। अगर पूरा ब्लॉक, पूरी कश्मीर वैली इसको अगर कहेगी कि ये ठीक नहीं है तो लाजमी है फिर उसे ठीक कैसा माना जा सकता। पब्लिक में डेमोक्रेसी में तो हेड गिने जाते हैं, सिर गिने जाते हैं, कितने सिर हाँ कर रहे हैं, कितने सिर ना कर रहे हैं। अगर तो पूरी आबादी के सिर ये कहते हैं कि आपने गलत फैसला लिया तो फिर तो उसे कौन ठीक कह सकता है। ठीक, बेशक हमारे हक में होगा, हम ये इस पर बड़े खुश होंगे कि हमारी सीटें बढ़ गई। किस तरीके से बढ़ी उसके नॉर्म्स बताने चाहिए। आबादी के हिसाब से बढ़ाया गया या कहीं डेमोक्रेटिक क्या पहाड़ी के हिसाब से बढ़ाया गया। ये नॉर्म्स तो लोगों को बताने चाहिए कि महाराज आबादी तो उनकी ज़्यादा है लेकिन हमने बढ़ाया कि जहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा है, तभी लोगों को पता चले। इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी आएगा, इस पर अखबारों में भी छपेगा। कल ही शाम को उन्होंने अनाउंस किया है। अगर आता है तो इस पर हम भी और क्लियर होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसी स्टेटमेंट्स आई हैं ऐसा लगता है कि कश्मीर वादी के लोग खुश नहीं हैं। और दूसरा जम्मू वादी के भी, जम्मू के साथ एक छोटी सी लाइन उन्होंने जोड़ी है कि 7 सीटें शेड्यूल कास्ट की रिजर्व होती थी और 9 सीटें अब ये करने जा रहे हैं एसटी की, जिसे बैकवर्ड कहते हैं, पहाड़ी, गुज्जर वगैरह, गद्दी वगैरह वगैरह। 9 सीटें उसकी बनाई हैं और उनको एज पर जो रिटर्न अखबार आई है, अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, अखबार की सूचना के मुताबिक हमें जो पता चला कि वो 16 सीटें वो कंटेस्ट करेंगे कश्मीर वैली में। ये कैसा होगा कि कठुए का एक दोस्त कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा, अनंतनाग की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को, कुलगाम की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन बर्दाश्त करेगा? कौन उसे अपना लीडर मानेगा? कौन उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानेगा? इसका मतलब आप लड़ाई को और बढ़ाना चाहते हो, दूरियां और करना चाहते हो। ऐसा तरीका बनाना चाहिए कि अगर कानून तो ये कहता है और नॉर्म्स तो ये कहते हैं कि जहाँ पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल कास्ट की आबादी ज़्यादा हो वहाँ पर ही उसे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी कम्युनिटी को सर्व कर पाए और वहाँ से उसका वोटर जो है खुश हो पाए। लेकिन अगर जेल बनाया गया कि एसटी भी हम वहाँ खड़ा करेंगे और एससी भी वहाँ खड़ा करेंगे, 47 सीटें जहाँ की होगी, 16 सीटें वहाँ की होगी, 62 सीटों पर क्लेम करना चाहती है बीजेपी कि मैं अपने किसी ना किसी तरीके से ऊट पटांग करके पेच टापा लाकर हम अपनी 62 सीटें बनाकर कानून बना लेंगे और कानून बनाकर हम असेंबली इलेक्शन करवा लेंगे, असेंबली इलेक्शन करवाकर हम मेजॉरिटी ले लेंगे और मेजॉरिटी लेकर रियासत में जो गलत आपने काम किए हैं दफ़ा तोड़ने के 370 और 35 को, उसको हम असेंबली में पास करवा लेंगे। कल को कोर्ट में जाने के काबिल नहीं रहे जम्मू कश्मीर और अपना ठप्पा ऊपर लगा लेंगे। ये सारी चीज़ कोशिश इनकी बिल्कुल एक बड़ी बहुत ही एक कठोरवादी सोच है। ये डेमोक्रेटिक सोच नहीं है। डेमोक्रेटिक सोच तभी होती है जब लोगों को पूरा राइट दिया जाए और उन पर विश्वास किया जाए। ऐसा हो रहा है कि जम्मू में ये मानसिकता बनती जा रही है कि कश्मीरियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कश्मीरी हमारे नहीं है। तो कश्मीरी भी यही अब सोच रहे हैं कि जम्मू हमारा नहीं है। आज जम्मू की मार्केट देख लो, वो जहाँ 6 लाख आदमी 7 लाख आदमी होता था सर्दियों में, अब कोई नहीं है। मार्केट खाली पड़ी हुई है। कोई जहाँ आकर रहना नहीं चाहता, जहाँ आकर पढ़ना नहीं चाहता, जहाँ आकर कोचिंग नहीं लेना चाहता, जहाँ आकर होटलों में नहीं रहना चाहता। तो इससे नुकसान किसको हुआ? जम्मू को हुआ।
अगर कश्मीरी सीधा बम्बई चला जाएगा पढ़ने के लिए, सीधा दिल्ली चला जाएगा, तो व्यापार सेब का व्यापार सीधा मार्केट सब बम्बई की से करेगा, तो जम्मू की मार्केट, फ्रूट मार्केट क्या करेगी? तो क्या लगता है कि बीजेपी अपनी राजनीति के लिए ये सब करवा रही है? अभी जो रिजल्ट अभी इस वक्त की जो रिपोर्ट हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसमें बीजेपी ने अपना एजेंडा ही लगाया है जी। और कश्मीर पीपल्स को नाराज करने की बजाय उनको नज़दीक लाने के जितने भी एक्शन हुए हैं, इन्होंने तो कहा था 5 अगस्त के बाद वहाँ नॉर्मलसी आ जाएगी, 5 अगस्त के बाद हम सबको दिल की दूरी भी दूर कर लेंगे, दिल्ली की दूरी भी दूर कर लेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि वे दिल से भी दूर हो रहे हैं और दिल्ली से भी दूर हो रहे हैं। जी। पहले तो ये बड़ा अच्छा विषय आपने आज लिया हुआ है परिसीमन को लेकर, ये कि जो लोगों की काफ़ी देर से डिमांड थी। और मैं समझता हूँ कि परिसीमन आयोग जब पहले जम्मू और कश्मीर में आया था तो अलग अलग पार्टियों के जो नुमाइंदे थे, अलग अलग पार्टियों के जो ओहदादारान थे, उन्होंने अपने अपने मेमोरेंडम इनको अपने द्वारा दिए थे कि जिसकी क्या राय है। अब एक कल जो बैठक में एक चीज़ निकल के आती है कि 7 सीटें, 6 जम्मू में और 1 कश्मीर के लिए इन्होंने दी और 9 सीटें एसटी के लिए और एससी और बाकी के लिए इन्होंने सीटें दी हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक पब्लिक डोमेन में इसका तैयार किया हुआ ड्राफ्ट, फाइनल शेप में नहीं आ जाता, तब तक इसके बारे में कुछ कहना मुझे लगता है वो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप देखते हो कि जब तक ये पब्लिक डोमेन में ये ड्राफ्ट नहीं आ पाएगा, तब तो हम तो यही समझेंगे कि जी भाजपा का द्वारा किया हुआ ड्राफ्ट जो उन्होंने उनको दिया वही उन्होंने उसके आगे परोस के आगे लोगों के सामने रख दिया। मगर मैं ये जरूर आपके माध्यम से कहूँगा कि खासकर पार्टी की यही डिमांड थी, हमारी पार्टी की, कि 2011 के बजाय 2021 का सेंसस अगर इन्होंने उठाया होता तो तब का और आज का फर्क बड़ा ज़्यादा आना था। क्योंकि आज 6 सीटें बता रहे हैं या 7 सीटें बता रहे हैं, 21 का अगर डाटा उठाया होता तो सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी और लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। मगर इन्होंने 2011 का उठाया है, वो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जब तक इसका फाइनल शेप में ड्राफ्ट लोगों के सामने नहीं आ जाता तब तक इस पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि तभी आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जब तक इसका फाइनल शेप में पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट खाका तैयार होके नहीं आ जाता, कौन सी सीटें बड़ी हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हैं, कौन से इलाके किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ लगे हैं, तब तक वो हमारे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम वही बात करेंगे जो लोगों के हित में होगी, पब्लिक डोमेन के अंदर लोगों के लिए होगी, वही बात हमने कहनी है। तो जब तक इसका खाका तैयार होकर फाइनल शेप में नहीं आता तब तक हमारे लिए बड़ा कहना मुश्किल होगा कि ये लोगों के बेहतरी के लिए है, जो लोगों के लिए सबसे पहले तो जो डिमांड थी डिलिमिटेशन की, ये बहुत पुरानी डिमांड थी और बहुत सालों से सरकारों द्वारा लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बहुत बड़ी होने के कारण जितना फंड्स का जो पैसा आता था CDF का, वो मात्र उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो पर्याप्त नहीं था। तो उसी के चलते बार बार भाजपा के द्वारा और पिछले 3 साल से लगातार कि आपकी डिलिमिटेशन हो रही है, सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन फाइनल जब आज पेपर में आया कि परिसीमन आयोग जो उन्होंने 31 दिसंबर तक लोगों से उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे हैं कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें हमारे कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़, कुपवाड़ा में टोटल जो सीटें हैं वो मेरे को लगता है 1, 2, 3 और एक सीट इनमें बढ़ाई गई है और टोटल 6 सीटें बढ़ाई गई हैं। और इसके साथ ST की जो 9 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। और इसमें जब जम्मू संभाग की जो सीटें पहले थी 37 और कश्मीर संभाग की जो सीटें थी वो 46 थी, तो अब जो जम्मू की बढ़कर जो सीटें हैं, जो इनके हिसाब से है, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, वो 43 सीटें जम्मू की होंगी और कश्मीर की 47 सीटें होंगी, इसमें 4 सीटों का अंतर है। और जिसमें जो इनके अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई जी, और इनके साथ 31 जो सांसद हैं उनकी कमेटी है और 31 दिसंबर तक उन्होंने लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे हैं।
तो हम यही डिमांड करते हैं कि जो भी इसमें ऑब्जेक्शंस लोगों के हों वो भी कंसीडर किए जाएं और कहीं जम्मू संभाग में सीट और भी बढ़ती होगी तो वो सीट बढ़नी चाहिए और इसको जल्दी इसको क्लोज करके जो 3.5 साल हो गया कि जहाँ आज हमारे पास जम्मू में चुनी हुई सरकार नहीं है और बार बार यही हवाला दिया जाता है कि हम सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की सीटें बराबर करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे, जो हदबंदी बोलते हैं, जो सीटों का बंटवारा, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, कुछ एरिया जो है वो जो ऑर्गेनिक जो सूटेबल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगना चाहिए वो वहाँ पर नहीं है, तो वो इन्होंने एक हदबंदी करनी थी। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करके कमिंग जो 2022 है जनवरी फरवरी में चुनाव कराए जाए और जो ड्यूटी है उसको दोबारा जो हमारी स्टेट बहाल की जाए ताकि इस डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और मैं केंद्र में बैठी भाजपा से भी ये कहना चाहता हूं कि परिसमन के आयोग के नाम पर टाइम को बढ़ाया ना जाए। सरकारी मशीनरी आपके पास बहुत है, अगर आप चाहो तो 10 दिन में आप जो है जो कमेटी गठित करके जो सीटें आप बराबर कर सकते हो, जो भी आपने प्रोसेस करना है वो उसको आपको पूरा कर सकते हो। इसको सीटें ना बढ़ाकर, क्योंकि आज जो सरकार चल रही है वो दिल्ली से चल रही है और जम्मू कश्मीर में चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। आज लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जो भी जहाँ पर बाबुल लोग हैं उनको ज़मीनी हकीकत जहाँ पर नहीं पता है, जो भी IAS ऑफिसर हैं या IPS ऑफिसर हैं उनको ज़मीनी हकीकत नहीं पता है, लोग सफ़र हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि चुने हुए नुमाइंदे जब असेंबली में पहुँचेंगे दोबारा पूर्ण स्टेट बनेगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा। देखा है जिस तरह आपने कहा कि बराबर सीटें मिलेगी जम्मू कश्मीर को, क्या लगता है जिस तरह से 43 जम्मू के लिए 47 फिर कश्मीर के लिए, तो क्या बराबरी हो पाई है? नहीं, वही मैंने आपको पहले भी कहा कि केंद्र सरकार को और जो कमेटी है 31 MP है जिसमें, उसको सोचना चाहिए कि अभी भी जम्मू में कुछ एरिया ऐसे हैं, हमारी सीटें कम से कम, अगर आप एरिया का हिसाब लगाओ, अगर आप आबादी का हिसाब लगाओ तो हमारी जो सीटें हैं वो 50 के करीब होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारी जो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से भी, क्योंकि आज भी कश्मीर को खुश करने का जो काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, आज भी 4 सीटों का अंतर है। तो हम यही केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो पिछले कई वर्षों से जम्मू संभाग के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, हम ये कहते हैं कि आप कश्मीर को, जो कश्मीर का हिस्सा बनता है वो आप कश्मीर को दो। जितनी सीटें कश्मीर में बनती है जम्मू वाला कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो जम्मू का हिस्सा बनता है, जो जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए डिलिमिटेशन के हिसाब से, वही बढ़नी चाहिए। हालांकि इसमें कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए।